नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले कक्षा 10 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, जिसमें चैप्टर का नाम है आपका भारत का भूमि संसाधन और उसका उपयोग, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 4 होगा। अगर आप लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था मृदा के प्रकार। आज हम जानने वाले मृदा के भाई साहब कुछ पॉइंट के स्वरूप के बारे में। तो मृदा के दो स्वरूप होते हैं, एक भौतिक स्वरूप होता है और एक आपका मानवीय स्वरूप होता है। तो भारत में भूमि का जो उपयोग के स्वरूप कितने हैं, तो दो स्वरूप है, एक है भौतिक स्वरूप और एक है मानवीय स्वरूप। तो भारत में भूमि के कितने स्वरूप है? दो स्वरूप है, एक भौतिक स्वरूप है और एक मानवीय स्वरूप है। भौतिक स्वरूप में क्या आता है? भू आकृति, जलवायु और मृदा आता है। क्या आता है? भू आकृति, जलवायु और मृदा आते हैं। और मानवीय कारक में क्या आता है? जनसंख्या घनत्व और प्रौद्योगिकी क्षमता आता है। तो देखिए दोस्तों, भू आकृति मतलब हुआ भूमि का आकृति, जलवायु मतलब मौसम होता है। क्या होता है? मौसम, जैसे कभी गर्मी कभी ठंडी ये सब होती है। और मृदा मतलब मिट्टी होता है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की संख्या को, मतलब जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या सुना आपने? मतलब 1 किलोमीटर हो गया तो 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसकी संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यहाँ है प्रौद्योगिकी क्षमता, मतलब इसको बोले प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में अगर बोला टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी की क्षमता को प्रौद्योगिकी क्षमता कहते हैं। ठीक है। अब भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो 32 लाख। कितना है दोस्तों? 32,08,000। कितना है? 32 लाख क्या जी दोस्तों? 8,000 वर्ग किलोमीटर तक है। कितना परसेंट भाग? यानी 93% जो आपका भाग है। और जम्मू और कश्मीर में जो आपका पाक अधिकृत भूमि है, मतलब पाकिस्तान पर जिसका थोड़ा कब्जा है जम्मू कश्मीर में, और चीन अधिकृत भूमि मतलब चीन का थोड़ा कब्जा है, उस भूमि का जो है सर्वेक्षण जो है नहीं किया गया है कि वो भूमि उपयोग के लिए है कि उपयोग के लिए नहीं। इसके अलावा वर्तमान में जो है कृषि योग्य भूमि कितना परसेंट है? 54%। वर्तमान में कृषि भूमि कितना है? तो 54% है। और पंजाब और हरियाणा में खेती कितना परसेंट की जाती है? 90%, ज्यादा की जाती है। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका है, इसमें आपका है 10% से भी कम जो है आपका जो है खेती की जाती है, मतलब कृषि जो है भूमि। और पर्यावरण के संतुलित रखने के लिए वनों का विस्तार कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। लेकिन अभी तक 1952 की नीति के तहत कितना विस्तार किया गया है दोस्तों? तो 20%। कितना? 20%, जो कि विनाश है, जो विनाश का संकेत देता है कि हमें भाई साहब ये तो बहुत कम है, अभी 13% कम है दोस्तों, यानी कि 33% हमें चाहिए। तो वनों का ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना चाहिए ताकि वनों का दिन प्रतिदिन क्या हो? विस्तार हो, और हम जो है आने वाली जो मतलब क्षति है उससे जो है बच सके। तो आप इतना स्क्रीनशॉट दोस्तों लीजिए। आपने क्या देखा कि भारत में भूमि के उपयोग के दो स्वरूप है, एक भौतिक और एक मानवीय। भौतिक में भू आकृति, जलवायु और मृदा आती है। मानव में क्या आएगा? जनसंख्या आएगा और फिर आपका प्रौद्योगिकी क्षमता आएगी। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं? तो 32,08,000 है वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंट भाग पर? तो कितना परसेंट दोस्तों? 93%। फिर जम्मू कश्मीर में जो पाक का जमीन है और जो आपका चीन का जिस पर कब्जा है, उस भूमि का हम लोग संरक्षण नहीं कर पाए हैं कि वो भूमि उपयोगी है कि नहीं। फिर वर्तमान में आपका कृषि भूमि कितना है? तो 54% है। और पंजाब और हरियाणा में 90% भूमि पर काफी खेती की जाती है। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से कम भी क्या होता है? खेती की जाती है। और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन वांछित कितने होने चाहिए? तो आपके 33%। लेकिन कितने परसेंट 1952 की नीति के तहत कितने परसेंट है वांछित वन? तो मात्र 20% है, जो विनाश का संकेत देता है। भूक्षरण किसे कहते हैं? भूक्षरण मतलब मृदा का क्षरण किसे कहा जाता है? तो है क्या? मृदा का अपरदन, मतलब मृदा का कटाव और मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है तो उसे भूक्षरण कहा जाता है, मतलब मृदा क्षरण कहते हैं। मतलब मृदा क्षरण कैसे होता है? तो मृदा का क्या होता है? जब कटाव होता है, अपरदन होता है। और मृदा कटाव कैसे होता है? या तो बहुत तेज हवाएं चलेगी तो मृदा कटाव होगा, या बहुत तेज जलधाराएं चलेगी, मतलब बहुत तेज नदियां बहेगी तो भी वो मिट्टी को अपने साथ लेकर जाएगी कटाव करते हुए, बांधों को भी काटेगी। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है? मृदा का क्षरण होता है। और मृदा की गुणवत्ता में कमी कैसे आती है? जब आप क्या है तो बहुत ज़्यादा रसायन का उसमें इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि मृदा का क्षरण होता है। इसके अलावा आप मतलब जो उद्योगों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे प्लास्टिक और
वैसे आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो भी मृदा का क्या होता है, क्षरण होता है और वहाँ पर खेती उतनी अच्छी से नहीं हो पाती है। तो मृदा का अपरदन यानी मृदा कटाव और उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो उसे मृदा क्षरण कहा जाता है। इसके दो कारण है, एक प्राकृतिक कारण है, एक मानवीय कारण है। तो प्राकृतिक कारण में गतिशील जल है, मतलब गतिशील जल जो है मिट्टी को बहा कर जाती है। पवन जो है बहुत तेज हवाएं आती है तो भी अपने से गर्दा माटी उड़ा कर लेकर जाती है। हिमानी मतलब आपका है क्या दोस्तों, जब तेज वर्षा होती है तो भी मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है। फिर जो समुद्रिक लहरें होती है, समुद्रिक लहरें भी आती है, यही मिट्टी का कटाव करती है। फिर आपका है क्या कि भारत में दोस्तों अगर बात करें कि भारत में इस प्रकार 13 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है वो नुकसान हो गया है। किसके कारण दोस्तों, तो आपका मृदा क्षरण के कारण। तो मृदा क्षरण से कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। दूसरा है मानवीय कारण। मानवीय कारण क्या दोस्तों, खनन हो गया, फिर रासायनिक उर्वरक हो गए और आपको उद्योग हो गए। खनन के द्वारा मतलब है कि जब खनन की जाती है, खुदाई किया जाता है, उसमें के ऊपर पार्टिकल निकलते हैं और उस पार्टिकल से क्या होता है दोस्तों कि मृदा का क्षरण होता है। और उस पार्टिकल को हम लोग जब खुदाई करने के बाद हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसमें अनेकों जो कचरा होता है उस मलबे को उसमें भरा जाता है। तो ऐसे में आपका मृदा क्षरण वहाँ की हो जाती है। दूसरी बात रासायनिक उर्वरक, ज्यादातर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करने से भी क्या होता है, मृदा क्षरण होती है। अब है दोस्तों जल क्रांतता। तो जल क्रांतता मतलब ये चीज क्या है, जल क्रांतता कारण भी आपका होता है मृदा क्षरण। इसको इंग्लिश में वाटर लॉगिंग कहते हैं। दोस्तों है क्या, अधिक सिंचन से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है तो उसे जल क्रांतता कहा जाता है। ठीक है, अब बात क्या है, अति सिंचन मतलब बहुत ज्यादा सिंचाई करने से, बहुत ज्यादा मतलब एक ही खेत को बार बार मतलब रोपने से क्या होता है कि मिट्टी में लवणों की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और लवण की मात्रा के साथ साथ क्षारीय गुण भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसी घटना को जल क्रांतता कहा जाता है। तो जल क्रांतता में क्या होती है भाई साहब कि मिट्टी में क्या होता है, लवण की मात्रा बढ़ जाती है और क्षारीय गुण भी बढ़ जाते हैं। ये कैसे बढ़ता है, तो ज्यादातर सिंचाई करने से। अब है दोस्तों कि है क्या कि एक और बात करेंगे, बिहार में अधिक सिंचाई करने के कारण क्या हुआ है दोस्तों, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है और कानपुर में आपका फ्लोराइड की मात्रा। अब एक उद्योगों के अपशिष्ट से भी क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मृदा का क्षरण होता है। अब हमारा टॉपिक है मृदा संरक्षण। तो मृदा संरक्षण में मृदा का बचाव, ये भी क्षरण देखा, अब इसको बचाइए कैसे। तो मृदा का बचाव ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बचाव करने के तरीके हैं, अब जैसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मिट्टी को क्यों बचाना जरूरी है, आखिर हम क्यों बचाएंगे मिट्टी को। तो 90% से ज्यादा जो है मानव की आवश्यकता जो है भूमि से ही पूर्ति होती है। जैसे खाना हो गया, पकवान हो गया, जैसे जो कुछ भी मिलता है, जैसे दाल ही है तो किससे मिलेगा, भूमि से मिलेगा। गेहूं आपको भी किससे मिलेगा, भूमि से, मृदा से ही मिलेगी। ठीक है, उसमें आप बोएंगे तो फिर आपको मिलेगा। चावल भी आपको वहीं से मिलेगा। मैक्सिमम जो आपको खाने की चीजें है वो आपको मृदा ही देती है और वो निस्वार्थ देती है। आप उसको मतलब मनचाहा खेती करते हैं। तो ऐसे में आपका एक फर्ज बनता है कि मृदा के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करें। फिर आप कहेंगे फसल चक्रण के द्वारा। फसल चक्रण से क्या होता है कि भूमि की पोषणीय स्तर बढ़ती है। फसल चक्रण का मतलब ये हुआ, आप फसलों को बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। फसलों को क्या करना, बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 साल गेहूं बो दिया तो तीसरे साल आपको क्या तिलहन की खेती करना चाहिए। तिलहन के उद्देश्य सिर्फ सरसों नहीं है बल्कि अरहर, मक्का ये सब भी है और फिर सरसों भी है, राई भी है। तो तिलहन की खेती से होती क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये भी आप ऑब्जेक्ट याद रखेंगे, तिलहन की खेती से क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तिलहन ज्यादा आपका अरहर की खेती करने से मिट्टी की पोषणीय शक्ति क्या होती है, ज्यादा वापस आ जाती है और फिर से वो खेत जो है खिलने फूलने लगता है। तो फसल चक्रण के द्वारा हम लोग भूमि का संरक्षण करते हैं। भूमि में क्या होता है, पोषणीय स्तर बढ़ जाती है, मतलब भूमि में ताकत आ जाती है। और जैसे क्या है क्या कि तिलहन की खेती करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, मतलब नाइट्रोजन की पावर ज्यादा आती है। तो आप कहेंगे दोस्तों कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जो है ये आपके भूमि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर रसायनों का उचित उपयोग है। रसायन की मात्रा का उपयोग करेंगे लेकिन सही मात्रा में हम लोग उपयोग करेंगे। फिर जैविक खाद, रासायनिक खाद की जगह हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक उर्वरक की जगह हम जैविक खाद का उपयोग करेंगे। जैविक खाद मतलब गोबर ओबर का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी। और देखिए आपका है क्या कि वृक्षारोपण करेंगे। क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। अब वृक्षारोपण करेंगे तो क्या होगा, जो मतलब बांधों के अगर साइड में वृक्षारोपण करते हैं तो मृदा का कटाव क्या होगा, नहीं होगा। इससे 2 फायदा होगा, एक तो बांध टूटेगा नहीं और दूसरी बात मृदा का बचाव भी क्या होगा, हो जाएगा, मृदा का संरक्षण भी हो जाएगी। एक बात है कि ये कीटनाशक है एड्रिन रसायन। इस रसायन का उपयोग करने से क्या होता है कि मेढक के प्रजनन रुक जाता है।
मेढक का प्रजनन क्या होता है, रुक जाता है, लेकिन कीट के प्रजनन में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, जो कि एक तरह से बेकार है। कीट बहुत सारा हो जाएंगे तो भी फसलों को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिया बिहार बोर्ड में कि बताइए कि मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन रोकता है, तो एड्रीन रसायन रोकता है। कौन सा रसायन रोकता है, एड्रीन रसायन। इसके अलावा आप एनसीईआरटी के ये प्रश्न जो है याद कर लेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का क्या कारण है, तो अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। सुपानी कृषि राज्य किस प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है, तो राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को करने वाला नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो एंट्रीन है। कौन है दोस्तों, एंट्रीन है। फिर काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर है, और इसमें कपास की खेती की जाती है। किस खेती की जाती है, कपास की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। कम से कम 2-3 लोग जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, और अपना स्टेटस भी जरूर लगाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।